नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उसने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। बहुत बड़ा फैसला है। इनफैक्ट विश्व की सबसे बड़ी खबर यही है। यूएस कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके इस तरह के अनिश्चितकालीन टैक्स लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद के पास है। इससे ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए वे भारी भरकम टैरिफ जो कि 50% तक पहुंच गए थे, कानूनी रूप से कमजोर पड़ गए हैं। अब ट्रंप का थोड़ा सा अड़ियल रुख देखने को मिला। जैसे ही ये फैसला आया, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कहा कि डील जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने हार मानने के बजाय एक आक्रामक रुख अपनाया है। ट्रंप ने तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ जो हालिया ट्रेड डील यानी कि फरवरी 2026 की शुरुआत में जो तय हुई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, और मैं उनको कोट कर रही हूं, कि भारत टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे। ट्रंप का मानना है कि भारत ने पहले ही रूसी तेल कम खरीदने और अमेरिकी सामान खरीदने की सहमति दे दी है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि बिल्कुल साफ कह दिया है। अब मोदी सरकार के पास विकल्प क्या बचे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के हाथ में एक जिसे कहें कि सौदा करने की एक जो ताकत है, बार्गेनिंग चिप तो दी है, लेकिन क्या सरकार उस बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल करेगी? क्या सरकार के पास इतनी हिम्मत है कि वो फिर से रीनेगोशिएट करे? कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि विकल्प क्या हो सकते हैं। डील को रद्द या रीनेगोशिएट भारत कर सकता है। रेसिप्रोसिटी पर एक कड़ा स्टैंड भारत उठा सकता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो रुख है, भारत इस फैसले को आधार बनाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी दबाव को चुनौती भी दे सकता है। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? क्या मोदी जी इसको चुनौती देंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं। रणनीतिक संबंध यानी कि भारत को चीन के खिलाफ और तकनीक रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की जरूरत है। रूसी तेल का जो मुद्दा है, ट्रंप ने भारत को $500 बिलियन के अमेरिकी उत्पाद खरीदने और रूसी तेल छोड़ने पर राजी किया है। अगर भारत डील रद्द करता है तो ट्रंप दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ऐसे में भारत के पास कितनी हिम्मत है, कितना स्कोप है इसको रीनेगोशिएट करने का, और इस फैसले के आने के बाद मोदी की हालत अब क्या है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर मीनू जैन जी हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि इतना बड़ा फैसला जो आया है, उस फैसले के आने के बाद मोदी जी के लिए खुश होना चाहिए उनको, या फिर आपको लग रहा है वो और दलदल में फंस गए हैं और उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या? जी देखिए नीलू जी, मोदी जी अगर खुश हुए होते तो अब तक का ट्वीट आता बड़ा खुशी से उछलते हुए, और उनके मंत्रीगण और सारा IT सेल और सब लग जाते और टीवी चैनल्स भी लग जाते। लेकिन अभी इसमें कुछ हासिल हुआ नहीं है। ट्रंप ने तो 18% का 10% कर दिया है हमारे सामान के ऊपर ड्यूटी, लेकिन जो अमेरिका का सामान इंडिया में आने वाला है उसमें जो सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो किसानों का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला मुद्दा है वो तो जस का तस है, उसके ऊपर तो कोई जजमेंट नहीं दिया है कोर्ट ने। तो वो तो ट्रंप एज इट इज रखेंगे, जो उन्होंने आज कल कह भी दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में भारत के बारे में बोला है। इनफैक्ट किसी के बारे में इतना कड़े शब्द में नहीं बोला जितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने भारत के लिए किया। तो हमें ये सब मोदी जी ने भी सुना होगा, तो हमें नहीं लगता कि मोदी जी किसी स्थिति में है। वो तो यही खैर मना रहे होंगे कि चलिए 18 का हमने 10 कर दिया, उन्होंने 10 कर दिया तो मेहरबानी साहब आपकी। तो बाकी का जो है, ये जो एक तो ये सवाल है कि जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स जो डंप होंगे हमारे मार्केट में, उसका क्या? हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। हमने तो उनको फ्री में खोल दिया है दरवाजा कि आइए हमारे यहाँ खाली जगह है, यहाँ डाल दीजिए सामान अपना। दूसरा ये है कि हम इंडिया ने जो अभी इसका जो फ्रेमवर्क है डील का, उसमें ये है कि आप इंडिया जो है
$500 बिलियन वर्थ का सामान खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा अमेरिका से। तो क्या वो डील जो कैंसिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद भी ये हमारे ऊपर दबाव रहेगा क्या? मुझे लगता है हाँ रहेगा, क्योंकि $500 बिलियन का सामान खरीदना वो उस डील का हिस्सा भले ही उस टाइम था, लेकिन वो पॉलिटिकल है उस डील अपने नेचर में, कि वो क्योंकि उन्होंने जो मोदी सरकार है उसको अपना, जो राहुल गांधी कहते हैं, चोक लगा रखा है, तो वो उनको मजबूरी थी कहना कि करना। अब आप पूछेंगे भाई इतनी मजबूरी क्या कि आप जो ट्रम्प कह रहे हैं 18 कहते हैं तो 18, 50 कहते हैं तो 15, 50% कहते हैं तो भी आप चुप बैठे लगाए बैठे रहते हैं, और 10% आ गया है तो भी चुप बैठे हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलिए। एक्चुअली तो जो मौका आया है चैलेंज करने का आया है, क्योंकि ट्रम्प अपने घर में हार गए है अपनी लड़ाई। उनको उनका जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत जबरदस्त तमाचा मारा है। ट्रम्प की जो हाई हैंडेडनेस थी उसको उन्होंने लगाम कस दी है कि नहीं, हम आपको इतना अब कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाने देंगे। वहां की सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है कि उन्होंने संविधान की रक्षा की है, जबकि उसमें जो जजेस हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा के जजेस हैं, दो, जिन्होंने ट्रम्प के खिलाफ फैसला दिया है। तो उन्होंने उसके बावजूद भी उसको तानाशाह निरंकुश बनने से रोका है। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? उनको तो चलिए, उनका तो देश सुरक्षित हो गया, उनका लोकतंत्र बच गया, और जो राष्ट्रपति है वो भी अंकुश में आ गए। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो बता ही नहीं रहे हैं कि अब हमारा स्टेटस क्या है, अब हमारी डील का स्टेटस क्या है। $500 बिलियन का जो हम सामान खरीदेंगे जी, अगर कायदे से देखा जाए तो कल रात को ही ये फैसला आ गया था। उनको कल रात को ही तुरंत एक कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कोई भी रिएक्शन। कोई एक ट्वीट या स्टेटमेंट वेबसाइट पर ही डाल देते, वो भी तक नहीं आया। अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा इसको। जी, इसके लिए आपको एक तो ट्रम्प का सराहना करनी पड़ेगी। मैं ट्रम्प को इस बात के लिए सैल्यूट करती हूँ कि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेटिक स्ट्रीक जिसको बोलते हैं वो है। वो ऑलवेज ही एड्रेसेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एट रेगुलर बेसिस, मतलब और कभी भी अवॉइड नहीं करता है मीडिया को। और उसमें वो चाहे उनका इंटरेक्शन बहुत गलत भी होता है, बट क्वेश्चंस को इवेट नहीं करता है हमेशा। तो अभी कल भी क्या हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये बताता है कि उनको भरोसा, ट्रम्प को इस चीज में तो यकीन है कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द रिएक्शन, कि सरकार का रिएक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर। लेकिन जो हमारे यहाँ जिस तरीके से हम आज भी इंतजार में बैठे हैं कि सरकार बोले, प्रधानमंत्री बोले, कोई तो बोले, वित्त मंत्री बोले, कॉमर्स मिनिस्टर। आपको छोटी सी खबर बता दें कि कुछ रिपोर्टर्स ने प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे जब ये पूछा ये बात कि इस पर कौन ब्रीफ करेगा, कोई रिएक्शन आएगा, तो उन्होंने कहा कॉमर्स मिनिस्ट्री इसमें जवाब देगा जो यूएस टैरिफ वर्डिक्ट जो आया है उस पर। उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं इसमें इस समय जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनकी जो सेक्रेटरी जनरल है चंद्रिमा बैनर्जी, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन डिस्पाइट द रीसेंट चेंजेस इन द यूएस टैरिफ रेजिम। ये अभी इनिशियल रिएक्शंस आ रहे हैं। अब कुछ और यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। आई हैव रेड इन द मीडिया दैट द यूएस टॉप कोर्ट has given some judgment and the Indian government will study that, and whatever the reaction needs to be given, that will be given by the Commerce Ministry and MEA, not by me. ये बोला है उन्होंने। जी बोलिए मीनू जी। नीलू जी, मुझे तो विश्वास नहीं है। मेरे को तो लगता है कि निशिकांत दुबे या गिरिराज सिंह देंगे इसके बारे में जवाब आपको। आप सुन लीजिएगा, वेरी सून शाम तक गिरिराज सिंह आपको ब्रीफिंग बता रहे होंगे कि भाई सरकार का स्टैंड क्या है, अब हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है। क्योंकि इसमें रिएक्ट करते ही वो फंसते क्यों हैं? दर्शक को जानना चाहेंगे कि इसलिए फंसते हैं कि अभी भी अडानी का मसला वहां की कोर्ट में पेंडिंग है। पन्नू के मसले में जो इनकी छिछालेदारी हुई है, किरकिरी हुई है, वो भी वहां अभी पेंडिंग है मामला। उसके अलावा ये जो आपका दूसरा मामला आपका ये एप्सिन फाइल का मामला है। देखिए अभी बहुत सारी फाइल्स वहां पे हैं। आपको जैसे कि आपने देखा होगा हरदीप पुरी का इनिशियली तो पता चला 4 मेल्स है, और बाद में ये पता चला कि 4 बार मिले हैं उससे, और उसके बाद पता चला कि 14 बार मिले हैं। तो जैसे कि धीरे धीरे रेवलेशन हो रहा है, ट्रिकल डाउन हो रही है चीजें,
तो आप ये मान के चलिए कि अमेरिका से और भी चीजें आएगी। अब वो ट्रम्प के हाथ में है कि वो इंडिया सेंट्रिक कौन सी इंफॉर्मेशन को निकाले उसमें से पहले, हरदीपुरी का और या मसाला फिर दे। इजराइल के हाथ में है, या फिर इजराइल के हाथ में भी हो सकता अब मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं इसराइल को, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज गिव एंड टेक करके आए कि भाई थोड़ा सा माफी दे दो हमको और उसको बचा ले, हमें बचा ले, और थोड़ा मैं बड़ा संकट में हूँ। कह नहीं सकते। देखिए अगेन फिर जो होता है ना कि इसराइल के हाथ में है, लेकिन वहां उसका ट्रंप का भी प्रेशर चलेगा। वो क्योंकि इसराइल के लिए इतना कर रहा है ट्रंप, तो क्या इसराइल ट्रंप की इतनी भी बात नहीं मानेगा कि रिलीज करो। तो वो तो ये कि और ट्रम्प जो है, जो इजराइल है, वो बॉस बना हुआ है सबका। आज जो हमारी सरकार है, जो इस सारे जो ये डील का मसला 1 साल से चल रहा है, उसमें जो देश की जनता है या हमारे आप जैसे लोगों की को हमारा एंग्विश यही है कि हमें फुली इन्फॉर्म नहीं रखा गया। हम एक डेमोक्रेसी है, हम कोई तानाशाही सरकार नहीं है कि जहां जो मर्जी राजा की मर्जी आएगी वो कर लेगा। हम एक डेमोक्रेसी है, आपको चुन के भेजा है बाकायदा वोट से, और आप जनता को जो आपका फर्ज है बताना, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगी, और आप उसमें छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो कभी बोलते ही नहीं है, ट्वीट के जरिए वो बात करते हैं। और मुझे एक चीज बताइए नीरू जी, ट्वीट पे इस देश की जो एक्स है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कितनी जनता है यहाँ पे देश की? और ट्विटर पे तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्स पे जिसको वो कहते हैं। मिनिस्क्यूल नंबर है, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयर लोग हैं, वो लोग हैं वहां पे। तो आपको जनता को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना उनकी एंजाइटीज को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राहुल गांधी का ट्वीट देख रही थी, राहुल गांधी ने लिखा है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड, ही कांट रीनेगोशिएट, ही विल सरेंडर अगेन। तो अब ये इसका क्या मतलब है कि क्या अब मोदी जी पहले तो सरेंडर करके उन्होंने पूरी ये डील को एक फाइनल शेप को देने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अब इस वर्डिक्ट के बाद क्या मोदी जी और ज्यादा झुक गए हैं? क्या मोदी जी और ज्यादा संकट में पड़ गए क्योंकि अब उनको और सरेंडर करना पड़ रहा है? जी जी देखिए, सरेंडर की पहली निशानी तो यही है कि कोई रिएक्शन नहीं आया वहां से, जो कि रात में ही हम और आप लोग, मतलब कितनी देर तक जागे हम लोग कि हमने ट्रंप की पीसी भी देखी। हम लोग इतनी देर तक हम लोग इतने क्यूरियस थे, हम लोग कुछ जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या है इसके अंदर, हमारे ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या जो सरकार है वो आराम से, जिसको कहते हैं ना कि चद्दर ताने सो रही है कि भाई देखे जाएगी जो होगा, और वो तो अब तो जो करना है, वो कहते हैं ना कि जो कर रहा है वो तो अब ट्रम्प करेगा, हमें क्या करना है, हम तो बैठे हैं यहाँ पे आराम से। ऐसा नहीं होता है, जनता अभी भी जानना चाहती है। देखिए मैं, आप या और जो अलग, जो बहुत इकोनॉमी के जो जानकार लोग हैं, वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं, हम मियरली स्पेकुलेट कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पास कोई फुल ऐसा कॉम्पैक्ट जानकारी नहीं है कि देखिए ये रहा, ये है डॉक्यूमेंट और इसके बेसिस पे हम अपना इस एनालिसिस कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। अब इसमें जो ट्रंप ने जो कहा है कि मैं इंडिया का जो है वो तो हम तो जीरो देंगे और उनसे लेंगे, उनसे हम उनके सामान पे हम टैरिफ लगाएंगे 10% का। तो ये जो चीज है, ये इंडिया के लिए जो उन्होंने कहा है, इसका क्या मतलब है? क्या भाई, जैसे पूरी दुनिया के लिए आपको 10% पे आना पड़ेगा क्योंकि वहां का संविधान उसकी इजाजत देता है उनको सर्टेन क्लॉज के तहत, तो वो सबके लिए है। लेकिन वो इंडिया को सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि इंडिया के लिए नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया के साथ डील अभी इंक नहीं की जाएगी, साइन नहीं की जाएगी। औरों के साथ कर लेंगे, इंडिया को वो तड़फाएंगे। जी नहीं, लेकिन इसका मतलब जो कई डिप्लोमेट्स ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया की ज्यादा गोटी इसमें फंसी नहीं है और ये तो वहां का मार्केट समझेगा। कई डिप्लोमेट्स जिनसे मेरी बात हो रही थी कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं जो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन असलियत तो यही है और उसको तो कोई बताएगा नहीं। डिप्लोमेट्स की अब क्या मजबूरी है, वो नहीं बोलना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय मोदी जी और ज्यादा दलदल में फंस गए? और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पूरी सरकार इस समय इतना बड़ा वर्डिक्ट आने के बाद चद्दर तान कर अगर सो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मायने है इसके। आखिर आज लोगों को हमें क्या समझाना चाहिए इस एटीट्यूड से? जो सरकार का ये अप्रोच है, ये क्या बताता है अपने आप में? नीरू जी, जो कहा जा रहा है ना कि ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं या पॉलिटिकल हैं जो बातें हम कर रहे हैं, ये सारी डील ही पॉलिटिकल है। इसमें है क्या? जो
ट्रम्प जिस तरीके से ट्रम्प इस डील का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे थे वर्ल्ड ओवर, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। वो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे थे, टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वेपन, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे वो दुनिया के अगेंस्ट, कि जिसको सबक सिखाना है उसका 100% कर दो, 200 कर दो। तो ये चीज वो कर रहे थे, और अभी भी इंडिया के साथ भी उनका वही पॉलिटिकल टसल है। सबसे पहली टसल तो उनकी सीज फायर की, जो उनको एक जो परेशानी है कि मोदी ने एडमिट नहीं किया, इसलिए जब तक एडमिट नहीं करेगा तुम्हारी डील नहीं होगी। आप ये लिख के रख लीजिए, जब वो ट्रम्प इसको एक्सप्लिसिटली बोलने वाला है, अभी तो वो दुनिया से निपट रहा है, उसके बाद जब फ्री होगा तो ट्रम्प जरूर ये बोलने वाला है कि देखिए जब तक आप सीज फायर को एडमिट नहीं करेंगे, जो मैंने करवाया था आपका ऑपरेशन सिंदूर में, तब तक आपके साथ कोई डील नहीं होगी, आप बैठे रहिए अपने घर। तो अगेन वो आप बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं। जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि उन लोगों का धंधे बंद हो गए थे, फैक्ट्रीज या जो भी कुछ प्रोडक्शन यूनिट सब बंद हो गई थी, तो वो अभी भी ऐसे ही चलने वाला है। तो आपको तो सीज फायर को हाँ करेंगे तो ठीक है, ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल डील है। तो आप देखिए, आप करते रहिए इकोनॉमिक्स का वाले जो है वो अपना आप इंडेक्सेस बताते रहिए, अपने अपना करते रहिए कि कितना परसेंट क्या है। मैं आंकड़ों में जा ही नहीं रही हूँ, ये हमें तो जानना ही है ये इसका। और क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है इस डील के प्योरली, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। वरना क्या जरूरत थी इंडिया को सिंगल आउट करने की? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के बारे में बोले और इतना सख्त बोले, तो वो चीज तो समझनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी तो हमारे लिए चैन नहीं है, मोदी जी के लिए भी चैन नहीं है। अभी तो क्या सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, उनके लग्गू भग्गू जो लोग हैं, वो जो यूट्यूब चैनल्स वाले, वो तो बता रहे हैं मोदी जी ने लात मार दी, मोदी जी ने टपटकनी दे दी है, वो सब बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने पटकनी देनी होती तो 1 साल से क्यों चुपचाप थे मोदी जी? क्यों डरते घूम रहे थे ट्रम्प से? जहां ट्रम्प होते थे इंटरनेशनल इवेंट्स पे, वहां मोदी जी हमारे जाते नहीं थे। डर के मारे तो नहीं जाते थे ना, छिपते थे ट्रम्प से, ट्रम्प सामने ना आ जाए मेरे। तो अभी आपका वो खतरा टला नहीं है, और जब तक आप सीज फायर की नहीं मानेंगे, मेरे से लिखवा के ले लीजिए, जब तक मोदी सीज फायर को एडमिट नहीं करेंगे तब तक ट्रम्प पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके साथ डील होगी ही नहीं। अभी तो ये आपका जो फ्रेमवर्क हुआ है, जो साइन, वो ही हुआ है, डील का इंतजार है ना मेनली, तो जब भी तो आपका यहाँ से बिजनेस चलेगा, वो सब बंद हो जाएगा। और देखिए चांस की बात, अब देखिए, अब कांग्रेस ने कल ऐलान किया कि देखिए पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, और यूएस ट्रेड डील पर किसानों का किस तरीके से अनदेखी किसानों की करके, और मोदी जी ने ये डील के लिए तैयार हुए, तो उसको लेकर कांग्रेस अब अलग अलग राज्यों में बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रही है, भोपाल, यवतमाल और ऐसे कई इलाकों में। लेकिन आपको लगता है कि अब इस समय ऑपोजिशन के सामने क्या एक बड़ा मौका है मोदी जी को कॉर्नर करने का, सरकार से और ज्यादा सवाल पूछने का? क्योंकि संसद में भी पूछे गए थे इसी को लेकर, पहला हाफ जो बजट सेशन का है वो निकल गया, कोई सवाल जवाब तो हुए नहीं, उल्टा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष किस तरह से इस पूरे मसले को आगे बढ़ाएगा? देखिए, इस मसले को तो राहुल गांधी संसद के जरिए बहुत आगे तक बढ़ा चुके हैं, और उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वही स्लोगन अभी तक चला आ रहा है, और इस चीज को कहा जाएगा क्यों आप चुप क्यों लगाए बैठे हैं? और कल भी इतना उसने इंडिया के बारे में बोला है, कड़क बोला है, उसके बावजूद भी आप चुप है। आप क्यों नहीं कार्नी की तरह कन्फ्रंट करते? क्यों नहीं आप चाइना की तरह कन्फ्रंट करते? कार्नी में कहां से हिम्मत आई? कार्नी इंडिया से ज्यादा मजबूत है क्या? लेकिन इरादे मजबूत है उसके। और पूरे सामने आपने देखा डेवोस की स्पीच उनकी, और किस तरीके से छा गए सारा, और कि दुनिया को लगा कि यस ये है लीडर। तो वो जो स्पीच कार्नी की आई, वो मोदी जी की स्पीच आनी चाहिए थी डेवोस से। तो था कि हम मानते कि आप डरते नहीं हैं। तो इसलिए, लेकिन आप ये जो आप इंतजार करें कि सरकार कुछ शेयर करेगी आपसे, वो कभी भी शेयर नहीं करती है। वो तो इनफैक्ट तो उनको समझना चाहिए, सरकार को खुद समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज्यादा दबाव ना डाले। अगर यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी यूएस की सुप्रीम कोर्ट से इंस्पिरेशन ले लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार को। अभी तो मोदी जी के पक्ष में फैसले आते रहते हैं, मोदी जी खुश रहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन और आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, ये कल हम लोगों ने इसके पोस्टर्स भी देखे और शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ
कल कांग्रेस का, और जिस तरीके से मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, पूरे संसद में भी पीएम कॉम्प्रोमाइज को लेकर अभी बजट सेशन में भी पोस्टर लगे, क्या अब ये मोदी जी के ऊपर चस्पा हो गया? जैसे आपको याद है एक शब्द था पनौती, पनौती शब्द मोदी जी के ऊपर ऐसा चिपक गया था, क्या अब कॉम्प्रोमाइज पीएम का जो चस्पा है वो मोदी जी के ऊपर लग चुका है? मोदी जी कुछ भी कर ले, बीजेपी की आईटी सेल कुछ भी कर ले, क्या अब इस टाइटल से वो उभर नहीं पाएंगे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मोदी जी इज कॉम्प्रोमाइज्ड? जी देखिए, राहुल गांधी ने जो संसद में बोला उसके बाद आपने देखा उसका एक कल्मिनेशन, मैं तो समझूंगी कल जो प्रोटेस्ट हुए समिट में, वो उसका क्या स्लोगन था उनका? वो यही नारे तो लगा रहे थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, वो यही लगा रहे थे नारे। तो वो तो सारी दुनिया ने सुना है। तो उन्होंने, जो सुनने वाले लोग हैं वहां पे, जो फॉरेन से भी आए हुए हैं लोग, तो उन्होंने पूछा तो होगा ना, उन्होंने जानने की तो कोशिश की होगी, उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा होगा, ग्रोक से पूछा होगा कि व्हाट डू दे मीन टू से, कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, इसका मत क्यों कह रहे थे वो? तो डेफिनेटली पूरा उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि भाई ये वजह है कि वो ये मानते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है। और ये तो साफ दिखाई दे रहा है नीलू जी कि पीएम जो जिस तरीके से यहाँ के विपक्ष को गरियाते हैं, किस तरीके से कौन कौन से भद्दे भद्दे शब्दों से पीएम जो है देश के विपक्ष के साथ बात करते हैं, बोलते हैं मंचों से, और इवन संसद में बोलते हैं। इवन जो पुराने लीडर्स जो यहाँ दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इस देश की नींव रखी, उनको बहुत गंदी गंदी गालियां वो देते हैं उनकी। लेकिन ट्रंप से हिम्मत नहीं है, ट्रंप को एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है। जिन शब्दों में आप विपक्ष को गरियाते हैं उन्हीं शब्दों में गरियाइए ना ट्रंप को। आप, हम भी वोट देंगे आपको, हम तो आपकी सारी बातें भूल जाएंगे, आपके इसी वजह से वोट देंगे कि आपने ट्रंप को गरियाया। लेकिन वो नहीं। लेकिन आपको लगता है मीनू जी, ये मेरा बस आखिरी के दो सवाल है कि जिस समय वोट चोरी का मुद्दा आया, ये लगा कि ऑपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सबने बात भी किया, उस पर खूब बातचीत भी हुई, अच्छा खासा नैरेटिव बन गया था कि देखिए वोट को चुराया जा रहा है, और प्रूव भी करा राहुल गांधी ने। क्या अब ये पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी 2029 तक लड़ सकते हैं इस मुद्दे पर? क्योंकि ये एक बड़ा प्रोटेस्ट है, एक बड़ा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, और अगर इसमें कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी पार्टीज भी सक्रिय हो जाती हैं, तो हो सकता है कि ये मोदी जी को सत्ता से बाहर करने वाला एक नैरेटिव जिसे कहते हैं वो बन सके। देखिए नीलू जी, ये ट्रम्प जो है अभी 2028 तक रहेंगे राष्ट्रपति, और अगर यही चलता रहा, अगर उसने ट्रेड डील के मामले में यही रवैया रखा, सख्त रवैया रखा, और जिस उनका जीरो टैरिफ पे हमारे यहाँ सामान आता रहा, और जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है सेक्टर, उस सेक्टर में जो डिस्ट्रेस है वो बढ़ेगा इससे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो किसान आंदोलन का आप ध्यान दीजिए। किसान आंदोलन में तो केवल एक एमएसपी का मुद्दा था, ये तो ओवरऑल मतलब वेरियस प्रोडक्ट, जो भी कुछ हमारी खेती किसानी में पैदा होता है, उगाया जाता है, या डेयरी सेक्टर में जो उगाया होता है पैदा, वो सारा डायरेक्टली इंपैक्टेड होगा। तो जब परेशानी बढ़ेगी तो डेफिनेटली किसान सड़कों पे आएंगे, और इस देश के किसानों ने मोदी को झुकाया है। 1 साल तक बारिश सर्दी गर्मी में वो बाहर बैठे रहे सड़कों के ऊपर, और इधर से क्या उन्होंने परेशानियां नहीं दी मोदी सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। तो ये मुद्दा तो देखिए रहेगा, और अगर ये इसी तरीके से यहाँ जो अपना $500 बिलियन का आपको सामान खरीदने की मजबूरी रहेगी, और आप ईरान और रशिया से तेल नहीं खरीद सकते जो कि सस्ता मिलता था हमको, तो उसमें हमारा क्या फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाएगा, हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे बिकॉज ऑफ कि ट्रंप ने दबाव दिया है। भाई ट्रंप कह रहे हैं, तो 2028 तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। नहीं, लेकिन मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि पीयूष गोयल भी आज अगर मान लीजिए करते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, या नहीं हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को करें, अभी 1-2 दिन और वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, या अध्ययन हो रहा होगा अभी पूरे जजमेंट का, जबकि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ जजमेंट है। और ये हमारे न्यायपालिका को भी सीखना चाहिए कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया वो वर्डिक्ट, बहुत ही क्लियर है। लेकिन सरकार को इतना अध्ययन अभी करना पड़ रहा है, उसी से लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से लाइन में क्या पेज फंसा है मोदी जी का, उसको पढ़ ले उसके बाद ही जवाब दे। लेकिन आपको लगता है कि पीयूष गोयल कोई सवाल का जवाब दे पाएंगे, या फिर उनके मुंह से ये बात निकलेगी कि नहीं अब हम रीनेगोशिएट करेंगे इस डील को? यही तो पूरा देश सुनना चाहता है, क्या वो बोल पाएंगे इस लाइन को?
रीनेगोशिएट मोदी जी नहीं करेंगे। उनको कुछ भी अगर करना होता, चू चपड़ करनी होती तो वो पहले करते 1 साल से। आप चुप बैठे हुए हैं बिल्कुल। मतलब ट्रम्प आपको फोन कर देते हैं तो आप इमीडिएटली माय फ्रेंड डोनाल्ड, बट वो करके आप खुश हो जाते हैं और आप तुरंत एक्स पे आके उसकी पूरी दुनिया को अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि देखिए ट्रम्प का फोन आया था। तो आपको क्या है कि आप तो बिल्कुल भी किसी स्थिति में है ही नहीं आप ट्रम्प से बात करने की। अगर आप बात कर रहे होते तो आप अपफ्रंट जाते, आप इजिप्ट जाते, आप डेवॉस जाते, आप सामने ट्रम्प को सामने खड़े होकर उसको काउंटर करते और आप उसको चुनौती देते जैसे कि कार्नी ने दिया है। तो वो तो आपने नहीं किया ना। तो अभी फ्यूचर में तो क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये जैसा बोला एप्स्टीन फाइल का मुद्दा फंसा हुआ है, अडानी का सबसे बड़ा मुद्दा। आप कल्पना करिए अडानी अरेस्ट हो जाते हैं या अडानी का एक्सट्रेडिशन मांगता है अमेरिका, तो क्या होगा अंदाजा लगाइए आप। तो ये अब सारी चीजें देखिए, मोदी जी एक खबर आ रही है, एएनआई का ट्वीट मैं चलाती हूँ उस पे कि वाराणसी वगैरह में यूपी में बीजेपी वर्कर्स विल होल्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी ओवर द इंडियन यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। बताइए, अब इतना बड़ा वर्डिक्ट आने के बाद उस पर बात करें, अभी कहां पर चिपके हुए हैं ये लोग। ये देखिए इस तरीके का इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके विजुअल्स इस समय चल रहे हैं। क्या कहेंगी मीनू जी, ये मतलब सरकार क्या बेवकूफी। मतलब जो कांग्रेस ने किया है वो तो प्रोटेस्ट तो किया ही इसीलिए जाता है कि सुनाई दे, दिखाई दे। और जो प्रोटेस्ट हुआ है विपक्ष को इसी तरीके के और तरीके इजाद करने पड़ेंगे। ये जो फ्लैश मॉब के स्टाइल में या गुरिल्ला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है एक तरीके से, जैसे गुरिल्ला अचानक आके अटैक करके भाग जाते हैं, तो सेम वे उन्होंने वही उसमें की। इट वाज नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। जो प्रोटेस्ट था वो नॉन वायलेंट था, कुछ नहीं था। वो गए और करके और आ गए। और कौन सा ऐसा है कोई G20 G7 कौन सी इवेंट इंटरनेशनल ऐसी होती है, डेवोस, मतलब सब जगह प्रोटेस्ट होते हैं। आपने प्रोटेस्ट को एक बना दिया है कि ये गद्दारी है देश के साथ। मतलब अगर आप ये दिमाग में रखते हैं कि प्रोटेस्ट करना सरकार की नीतियों के खिलाफ गद्दारी की श्रेणी में रखते हैं आप, तो यू आर नॉट अ डेमोक्रेट। आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आप ये फ्रॉड है। ये आपका जिसको आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में हैं और हम प्रधानमंत्री हैं, तो आप लोकतंत्र में विश्वास रखते ही नहीं है। आपको तो समझना चाहिए, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती। कि खाली यूपी में नहीं, पटना वटना में भी आज बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये यूथ कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ। इनका तो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका जो अभी आपने देखा कांग्रेस के लोगों ने भेजा कि कॉमनवेल्थ का जो गेम्स था उस दौरान इन्होंने बीजेपी ने प्रोटेस्ट किए, शर्टलेस प्रोटेस्ट, इनके फोटोज दिखा रहे हैं कांग्रेस के लोग। और ये प्रोटेस्ट कहाँ नहीं होते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट इनको तो खुश होना चाहिए था कि देखिए हमारी दुनिया में क्या मैसेज गया कि अरे वाह, देखिए अमेरिका इंडिया में क्या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जो विपक्ष के लोग हैं कहीं भी आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इन्होंने और उल्टे उसको और बता रहे हैं कि नहीं नहीं वी आर नॉट डेमोक्रेट्स, हम तो पूरे डिक्टेटर्स हैं। तो उल्टे आप अपना गलत उसका मैसेज खुद भी ले रहे हैं और दुनिया को भी भेज रहे हैं। और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से अगर प्रोटेस्ट जो होते हैं ना नीलू जी, कोई जंगल में नहीं होते हैं कि जंगल में हो कोई देखने वाला नहीं है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसका हो, दिखाया जाता है, जहां पे दिखाई दे सबको कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या पब्लिक जो है वो विरोध में उतर के आई है। लेकिन आपका क्या है, क्योंकि वो सफल गए, आप करते रहिए। आपको तो पीएम की मां को गाली दिया, आपने बंद कर दिया। उसके बाद आप पीएम की मां के बजाय आप विपक्ष को गालियां दे रहे हैं। वो कौन करवा रहा है बंद। मतलब या तो आप खुद ऐसा आचरण करते हो और आप सारी जिंदगी प्रोटेस्ट करते रहे भाई, आपके याद नहीं है आपको अपने प्रोटेस्ट कितने प्रोटेस्ट। अन्ना हजारे का जो वो भी तो प्रोटेस्ट था, वो क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 15 दिन महीने भर तक चलता रहा, वो किसी ने रोका नहीं टोका नहीं। आप वो अगर ये होते तो ये तो पहले तो उसपे वही कर्फ्यू लगा देते, पीटते लोगों को, बैन लगा देते, कानून ऐसा बना देते और वो गद्दार करके और अरेस्ट करके अंदर भी डाल देते। कांग्रेस ने क्या किया, नथिंग, कुछ भी नहीं किया। और ये जो अगर आप ये करेंगे ना, आप उससे और अपनी बदनामी मोल ले रहे हैं। क्योंकि और फिर अगेन मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे यही है ट्रेड डील की बात हो रही है, आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आप चुप बैठे हैं। तो इससे क्या है कि उससे बेटर है कि कांग्रेस की ही पिटाई शुरू कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में
ये थोड़ी है कि डिसाइड थोड़ी किया जाता है कि यहाँ जगह होगा। ये तो आप है जो आपने बोट क्लब से और जंतर मंतर से हटा के पता नहीं कहाँ रामलीला मैदान में भेज दिया प्रोटेस्ट जो प्रेमाइस है, जो कि यहाँ पे कर सकते हैं आप, कहीं भी किया जा सकता है प्रोटेस्ट। जी एब्सोल्युटली। अब बस मेरा आखिरी सवाल है चलते चलते कि क्या इस वर्डिक्ट के आने के बाद और जो अब सरकार की चुप्पी है उससे लगता है कि मोदी जी देश से छुपा रहे हैं, मोदी जी और भी ज्यादा पहले से झुके हुए नजर आ रहे हैं और इनके मुंह से बोली नहीं निकलेगी और ना ही डील को रीनेगोशिएट करने की कोई बात मोदी जी की तरफ से आएगी? आप डील को नेगोशिएट करेंगे तो अडानी का मसला तुरंत आ जाएगा। देखिए ट्रंप का डायलॉग याद रखिए, मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। ये डायलॉग याद रखिए आप हमेशा। तो वो करियर तो वो, क्योंकि उसको पता है मेरे हाथ में बहुत सारी इसकी नब्ज दबी हुई है, तो वो कभी भी कर सकते हैं। और वो मोदी जी को भी पता है कि ट्रंप के पास क्या क्या अभी हथियार बाकी है मेरे खिलाफ, तो इसलिए वो चुपचाप बैठे रहेंगे। किसी दिन ट्रंप कह देगा ओके ठीक है, हम आपसे $500 बिलियन का जो सामान खरीदने की बात कर रहे थे, चलिए हम आपको 100 बिलियन करते हैं। देखिए मोदी जी कैसे कूद के आते हैं एक्स के ऊपर, तुरंत इतना लंबा चौड़ा ट्वीट करेंगे और धमाल मचा देंगे इनके आईटी आर्मी कि देखिए वाह वाह, 400 से हम 100 बिलियन पे ले आए मोदी जी। तो वो उनका ये है कि वो तो इंतजार में है कि वो हुक्म करें और मैं उसकी तामील करूं। तो मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी घर के कागजी शेर हैं, घर में हैं शेर मोदी जी। घर से बाहर निकलते ही कागज के शेर हैं, घर से बाहर निकलते ही जरा सी बारिश पड़ती है फुस हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू।